Hello dear students, most welcome all of you in our today's class. Students, today we are going to read 14 lesson of our English Rainbow book and name of our lesson is The Man Who Gave India Wings. यहाँ एक शब्द आ रहा है विंग्स. विंग्स क्या होता है? पंख. आप लोग जानते हैं बच्चों, पक्षियों के पास पंख होते हैं जिससे कि वो एक जगह से दूसरे जगह पर उड़ने का काम करते हैं. आज इस लेसन में हम लोग एक ऐसे आदमी के बारे में, एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे भारतवर्ष को विंग्स दिए, उड़ने की शक्ति प्रदान की, यहाँ वायुयान सेवा शुरू की. तो चलिए बच्चों मिलके इस लेसन को पढ़ा जाए और जानते हैं कौन है वो महान व्यक्ति. द मैन हु गेव इंडिया विंग्स. डू यू नो द नेम ऑफ द मैन हु गेव इंडिया विंग्स? क्या आप उस आदमी का नाम जानते हैं जिन्होंने भारत को विंग्स दिए, पंख दिए? इट वॉज जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा. ये कौन थे? जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा थे. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज JRD. ये प्रसिद्ध रूप में JRD के नाम से भी जाने जाते हैं. ही वॉज बोर्न इन पेरिस ऑन जुलाई 29, 1904. इनका जन्म पेरिस में 29 जुलाई 1904 में हुआ. हिज फादर रतनजी दादाभाई टाटा वॉज पारसी एंड मदर सुजैन ब्रायर वॉज फ्रेंच. इनके पिताजी रतनजी दादाभाई टाटा पारसी थे, मीन्स भारत से संबंधित थे, जबकि इनकी माँ सुजैन ब्रायर फ्रांस की महिला थी. टाटा's childhood was spent traveling between France and India. टाटा का बचपन, चाइल्डहुड क्या होता है? बचपन फ्रांस और इंडिया के बीच में ट्रेवल करते हुए बीता था. Some people said in jest. jest होता है मजाक. कुछ लोग मजाक में ये भी कहते हैं that he got his surname from an ancestor who stood on the shores of Bombay and waved Tata to the departing ships. कुछ लोग मजाक में ये भी कहते हैं कि इन्हें अपना सरनेम एक ऐसे एंसेस्टर, ऐसे पूर्वज से प्राप्त हुआ था जो बॉम्बे की शोर पर, शोर क्या होता है? किनारों पर खड़ा होके डिपार्टिंग शिप्स मीन्स जा रही शिप्स, जा रही नाव, जो पानी के जहाज होते हैं उनको टाटा किया करते थे. इसीलिए इनका सरनेम क्या था? टाटा. In 1924, at the age of 20, as a French citizen, he was recruited into the French army. 1924 में 20 साल की उम्र में एक फ्रांस के नागरिक होने के नाते इनका फ्रांस की आर्मी में इनकी नियुक्ति हुई. A year later, he was sent to England to prepare for admission in Cambridge University. एक साल के बाद इन्हें इंग्लैंड भेजा गया. किस लिए? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त करने के लिए, तैयारी करने के लिए इन्हें इंग्लैंड भेजा गया. बट हिज फादर रतनजी आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू बॉम्बे टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट कॉल्ड द टाटा स्टील इंडस्ट्री. लेकिन इनके पिताजी रतन जी ने इन्हें वापस आने के लिए, रिटर्न टू बॉम्बे वापस आने के लिए कहा, क्योंकि वो चाहते थे कि वो उनकी टाटा स्टील इंडस्ट्री में आकर काम करें. His father did not consider a college degree necessary to succeed in life. इनके पिताजी जीवन में सफल होने के लिए कॉलेज की डिग्री को अनिवार्य नहीं मानते थे. A year later, रतन जी died. एक साल के बाद रतन जी की मृत्यु हो गई. रतन जी died. His eldest son and heir Jahangir inherited the डायरेक्टरशिप ऑफ द टाटा सन्स एंड बोर्ड. बड़े बेटे होने के नाते और उत्तराधिकारी होने के नाते जहांगीर को उन्हें टाटा सन्स और बोर्ड का निदेशक बना दिया गया. Now, JRD became India's first licensed pilot in 1929. JRD भारत के सबसे पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट बने.
It was JRD who gave India wings to fly in 1932. ये JRD ही थे जिन्होंने भारत को 1932 में उड़ने के लिए पंख प्रदान किए. JRD set up Tata Aviation Service by piloting the first flight himself from Karachi to Bombay in a small aircraft. JRD ने टाटा एविएशन सर्विस शुरू की और पहली फ्लाइट खुद से ही उड़ान भरी. कहां से कहां तक? कराची से बॉम्बे के बीच में एक छोटे से एयरक्राफ्ट के थ्रू. JRD at the age of 34 was elected the chairman of Tata and Sons in 1938, making him the youngest head of the largest industrial group in India. JRD को 34 साल की उम्र में टाटा एंड सन्स का हेड मुखिया नियुक्त किया गया और इस चीज ने उन्हें भारत के सबसे बड़े लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप का सबसे कम उम्र का मुखिया बना दिया. इन 1948 एयर इंडिया वॉज लॉन्च जॉइंटली बाय JRD एंड द इंडियन गवर्नमेंट. 1948 में एयर इंडिया JRD और भारत सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर शुरू की गई थी. इन 1953 JRD was made the chairperson of Air India. 1953 में JRD को एयर इंडिया का चेयरपर्सन बनाया गया. For the next 25 years he worked tirelessly to make Air India successful. अगले 25 सालों तक JRD ने लगातार एयर इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम किया. JRD excelled not only as an aviator but also as an philanthropist, educationist, sportsman, poet and sculptor. JRD केवल एविएटर ही नहीं थे, पायलट ही नहीं थे, बल्कि एक महान मानवतावादी, शिक्षाविद, स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी, पोइट थे और मूर्तिकार थे. ही रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न. इन्होंने सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था इन 1992. बच्चों ये डेट आपको याद रखनी है. इन 1992 फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा इन्हें 1992 में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न दिया गया था. JRD's लास्ट मेजर पब्लिक स्टेटमेंट वाज एन अपील टू इंडियंस टू मेंटेन पीस. JRD का जो अंतिम वक्तव्य था वो भारतीयों से एक आग्रह था कि वो लोग हमेशा शांति, पीस क्या होती है? शांति बनाकर रखें. He breathed his last on November 29, 1993. इन्होंने नवंबर 29, 1993 में अपनी अंतिम सांसें ली. Do you know JRD Tata was not only the director of the Tata company but also a great human being. बच्चों क्या आप ये जानते हो कि ये केवल टाटा इंडस्ट्री के, टाटा कंपनी के डायरेक्टर, निदेशक, मालिक ही नहीं थे, बल्कि एक महान ह्यूमन बीइंग मीन्स एक महान व्यक्ति भी थे. He made sure that 75% of the company's profit was spent on looking after the workers and those in need. इन्होंने ये श्योर किया कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसका 75% भाग वर्कर्स जो उस कंपनी में काम करते हैं उनकी देखरेख पर खर्च किया जाएगा और जो लोग नीड में हैं, ज़रूरत में हैं, उन पर ये पैसे खर्च किए जाएंगे. इनका देखिए यहाँ एक स्टेटमेंट भी है. व्हेन यू वर्क, जब आप काम करते हो, वर्क एज इफ सम एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू. ऐसे काम करिए, ये सोच के काम करिए कि सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं. व्हेन यू प्रे, जब आप भगवान से प्रे कर रहे हो, प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड. ऐसे प्रे करिए, ये सोच के, ये समझ के प्रे करिए कि सारी चीज़ें भगवान के हाथ में है. मीन्स इंसान के हाथ में सिर्फ काम करते रहना है. तो बच्चों होप कि आप लोग जरूर इंस्पायर हुए होंगे इनसे. ये सही में एक महान व्यक्ति थे जिनके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, जाना. आगे बढ़ते हैं और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए जैसे कि आप लोगों ने भी देखा, उनके मीनिंग हम लोग याद कर लेते हैं.
एंसेस्टर, एंसेस्टर होते हैं पूर्वज। रिक्रूटेड, भर्ती करना। एयर, उत्तराधिकारी। टायरलेसली, अथक रूप से काम करने वाला। एक्सेल्ड, बहुत अच्छा काम किया। फिलैंथ्रोपिस्ट, मानवतावादी। एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद। स्कल्प्टर, मूर्तिकार। तो बच्चों ये मीनिंग, वर्ड मीनिंग आप लोग जरूर याद कर लें। आगे बढ़ते हैं और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ जेआरडीज पेरेंट्स एंड विच कंट्री डिड दे बिलोंग टू। जेआरडी के पेरेंट्स का क्या नाम था और कौन से देश से वो संबंध रखते थे। रतन जी दादा भाई टाटा, सुजैन ब्रायर वर जेआरडीज parents. As you know, his father belonged to India and his mother belonged to France. Now second question is, name the aviation service set up by JRD. JRD set up Tata Aviation Service. Question number 3 is, why did he not have a college degree? कॉलेज डिग्री उनके पास क्यों नहीं थी। आप लोगों ने लेसन में पढ़ा क्योंकि उनके पिताजी कॉलेज डिग्री का होना अनिवार्य नहीं मानते थे। देखिए आंसर भी है, he did not have a college degree as his father did not consider it necessary to succeed in life. Now fourth question is, who became the director of Tata Boats after Ratan Ji's death? रतन जी की मृत्यु के बाद टाटा बोर्ड का डायरेक्टर कौन बना। JRD. JRD became the director of Tata Boats after Ratan Ji's death. Question number 5 is, why was JRD awarded the Bharat Ratna? भारत रत्न उन्हें क्यों दिया गया। JRD was awarded the Bharat Ratna because he gave India wings. क्योंकि उन्होंने भारत को पंख दिए थे, यहाँ वायुयान सेवा आरंभ की थी। Now next question is, what was JRD's last public statement? JRD का अंतिम स्टेटमेंट, अंतिम वक्तव्य क्या था। JRD's last public statement was an appeal. ये एक अपील थी to Indians to maintain peace. क्या था कि इंडियन से कि वो लोग शांति बनाए रखें। And now question number next is, what different areas did JRD excel in? कौन कौन सी different areas में वो कुशल थे। philanthropist थे, educationist थे, sportsman थे, poet and sculptor, but different areas JRD excelled in. Now चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन है, 3 ऑप्शंस हैं, इनमें आपको राइट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, JRD's फादर डिड नॉट कंसिडर अ कॉलेज डिग्री नेसेसरी। क्यों? क्योंकि टू सक्सीड इन लाइफ। क्यों वो नहीं, किस लिए नहीं कॉलेज डिग्री को अनिवार्य मानते थे। जीवन में सफल होने के लिए वो कॉलेज डिग्री का होना जरूरी नहीं मानते थे। नेक्स्ट ऑप्शन है, टू अर्न इन लाइफ टू हेल्प अदर्स। नो, राइट आंसर इज दिस। JRD रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन। कब मिला था? अभी हम लोगों ने लेसन में भी पढ़ा, 1992 में। नाउ JRD स्पेंड 75% ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट ऑन, किस पे 75% प्रॉफिट उन्होंने खर्च करने का निर्णय लिया था। मेंटेनेंस ऑफ द इंडस्ट्रीज, लुकिंग आफ्टर द नीड ऑफ द वर्कर्स, हिज पर्सनल लग्जरीज। नहीं, आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि 75% कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा, उससे जो भी आय आएगी, वो लुकिंग आफ्टर द नीड ऑफ द वर्कर्स पर खर्च होगी। ना वर्ड पावर, यहाँ कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उनके मीनिंग से आपको इन्हें बताना है कि इनका मीनिंग क्या है। हमने यहाँ पर अरेंज करके आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। हम लोग सीधे मीनिंग की बात करते हैं। एंसेस्टर्स होते हैं फोर फादर्स, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनको कहते हैं। एविएशन, साइंस ऑफ मेकिंग एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं?
one who supports the activities for the welfare of others. Sculptor, a person who makes figures and objects out of stone, wood, etc. अवार्ड का मतलब क्या होता है? प्राइज। होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा, आप इसे अपनी कॉपीज में जरूर करिएगा। नाउ लैंग्वेज प्रैक्टिस, यहाँ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रेपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स, यहाँ पे प्रेपोजिशंस गिवन है, आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे ही वॉज बोर्न पेरिस, पेरिस में उसका जन्म हुआ, तो हम क्या लगाएंगे? इन। ही वॉज बोर्न इन पेरिस डैश जुलाई 29, 1904। अब हमें क्योंकि डेट बतानी है तो डेट के साथ हम लोग ऑन लगाते हैं, ऑन जुलाई 29, 1904 ही वॉज रिक्रूटेड द फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच आर्मी में उनका चुनाव हुआ, तो उसके लिए क्या लगेगा? इनटू। ही वॉज सेंट इंग्लैंड, उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, तो यहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे? टू। ही रिसीव्ड द भारत रत्न अवार्ड, इन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला, ईयर बताना है, ईयर के साथ इन लगता है। द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम। एंड नाउ नरेशन। चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ स्पीच। पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच क्या होती है, फिर उसे हम जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। पहले होता है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, अ स्टेटमेंट गिवन बाय द स्पीकर हिमसेल्फ। जो भी स्टेटमेंट स्पीकर की स्टेटमेंट होती है, बोलने वाले का वक्तव्य होता है, उसे जब ज्यों का त्यों लिखा जाता है या पढ़ा जाता है या कहा जाता है, किसी की बात, कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच होती है। डायरेक्ट स्पीच कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ये देखिए, शी सेड टू हिम लव बिगेट्स लव, इसमें जो ये वाला पार्ट है बच्चों आपका, ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, और जो ये पार्ट होता है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको ध्यान से देखना है, जो ये फर्स्ट पार्ट होता है इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। नाउ इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होता है? इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, स्टेटमेंट कन्वेड बाय अनदर पर्सन टू समवन, जब किसी की कही हुई बात को कोई दूसरा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कहता है, उसे अपने शब्दों में परिवर्तित करके, तो उसे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच कहते हैं। कैसे बनाया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, यहाँ स्टेप टू स्टेप आपकी बुक में भी और यहाँ भी रूल्स हैं, तो हम लोग पहले रूल्स पढ़ेंगे फिर हम लोग बनाएंगे। इन इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास आर नॉट यूज्ड, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये यूज नहीं होते हैं। उसके बाद जो रूल है वो क्या है? द कॉमा बिटवीन रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच इज रिमूव्ड, कॉमा हटा दिया जाता है, एंड दे आर जॉइंड टुगेदर बाय द कंजंक्शंस लाइक दैट, इफ, वेदर। यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं? कंजंक्शन। इन कॉमा को हटा के हम लोग कंजंक्शन यूज करते हैं। आगे देखिए, द साइंस ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन आर नॉट यूज्ड, कोई भी साइन यूज नहीं होता है, इंस्टेड फुल स्टॉप साइन इज यूज्ड, फुल स्टॉप का साइन यूज होता है। द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज नॉट चेंज्ड, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। जैसे इसमें आप लोग देख लीजिए, इसका टेंस आप नहीं बदलेंगे, और इसी का जो टेंस होता है, जैसे ये पास्ट में है तो इसको भी हम लोग उसी के अकॉर्डिंग पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। द फॉर्म ऑफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज नॉट चेंज्ड, द फॉर्म्स ऑफ इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर चेंज्ड टू असर्टिव सेंटेंसेस। इस हर प्रकार के इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको असर्टिव सेंटेंसेस, सकारात्मक सेंटेंसेस में बदला जाता है।
आगे है द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, एंड सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन, आपको ये दोबारा आप देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और यदि सेकंड पर्सन रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन यदि थर्ड पर्सन रहेगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको भी इस एग्जांपल से देख लीजिए, यहाँ पर यदि फर्स्ट पर्सन रहेगा तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन थर्ड पर्सन रहेगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ लव है तो यहाँ लव थर्ड पर्सन है, नेम है इमोशन का, तो यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नाउ अब हमने रूल्स पढ़ लिए, यहाँ एक एग्जाम्पल भी है, इसको भी देख लेते हैं। ही सेड आई हैव वन, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट किए हैं, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास को हटाया, डेट लगेगा, ही सेड डेट, क्योंकि ये पास्ट में है तो इसे भी पास्ट में बनाना है, तो हैज हैव की पास्ट फॉर्म हैड लगेगी। ही सेड डेट ही हैड वन। इसी तरह से बच्चों हमें यहाँ चेंज करना है। चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मधु सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। मधु सेड, अब इस इन कॉमास को हटा के हमने क्या पढ़ा था, कोई कंजंक्शन लगेगा, तो हमने यहाँ डेट लगाया। मधु सेड डेट, अब ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मधु के अकॉर्डिंग, तो मधु क्या है, शी। मधु सेड डेट शी इज एम आर, क्योंकि ये पास्ट में है तो ये पास्ट हो जाएगा। इज एम आर प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है, उसे पास्ट में चेंज करेंगे तो आप शी के अकॉर्डिंग वॉज हो जाएगा। वॉज वेरी बिजी, नाउ देन में चेंज होता है। ही सेड आई गो टू स्कूल एवरी डे, अगेन वैसे ही सेड, कॉमा को हटा के डेट लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग ये ही हो जाएगा। ही, ये इसकी सेकंड फॉर्म यूज होगी क्योंकि पास्ट है, पास्ट का सेंटेंस है तो वेंट हो जाएगा। ही वेंट टू स्कूल एवरी डे। अगेन राम सेड आनंद इज अ गुड बॉय। राम सेड डैट आनंद, बच्चों थर्ड पर्सन है, नेम है पर्टिकुलर पर्सन का, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इज एम आर वॉज में चेंज हो जाता है, वॉज अ गुड बॉय। द गर्ल सेड आई लाइक सिंगिंग। द गर्ल सेड डैट, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शी हो जाएगा, द गर्ल के अकॉर्डिंग शी हो जाएगा, शी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म में लाइक्ड सिंगिंग, शी लाइक्ड सिंगिंग। नाउ बच्चों लास्ट में आपका होमवर्क, होप कि आपको लेसन समझ आ गया होगा, एक्सरसाइज समझ आ गई होंगी, और एज अ होमवर्क आपको यहाँ 3 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं, आपको तीनों करने हैं। फर्स्ट है लर्न कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आंसर्स। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आंसर आपको टेक्स्ट बुक में आपके गिवन है, आपको यहाँ भी सॉल्व कराया गया है, सो आप उनको लर्न करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज प्रिपेयर वर्ड पावर। आपको वर्ड पावर के जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करना है और उसको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। थर्ड है प्रिपेयर लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में हमने अभी क्या किया था, नरेशन किए थे, तो उसे भी आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास. लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन, थैंक यू.